हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रमुख लेखक एवं कवि और उनकी रचनाएं। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे यूपी पुलिस, यूपी टेट, बिहार पुलिस और एसआई के लिए। ठीक, तो आज की क्लास में यही देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। इस क्लास में हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएसआई या यूपी पुलिस। पहला प्रश्न है, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? 1375, 1900, 1700 या 1050? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, 1050 विक्रम संवत। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन किया गया था। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इसमें देखो, यहाँ से भी प्रश्न बना है कि वीर गाथा काल, क्या वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा आदिकाल को। भक्ति काल किसे कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल को। रीतिकाल किसे कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल को। और गद्यकाल किसे कहा जाता है? आधुनिक काल को। ये तीन भाग हैं और इनका ये टाइम पीरियड है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? किसे? भक्ति काल को। भक्ति काल का मतलब पूर्व मध्यकाल को। तो ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। स्वर्ण युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। और सेकंड का उत्तर हो जाएगा डी। व्याख्या देखेंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा है और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। तीसरा प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा है? तो पूर्व मध्यकाल का समय है 1375 से 1700 ईस्वी। ठीक, और तीन का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था उसे आदिकाल नाम किसने दिया? तो वो दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और चार का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये व्याख्या है इसकी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। चारण काल नाम किसने दिया है? तो जॉर्ज गियर्सन ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि या एवं चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार शर्मा ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने। और वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा काल इंपोर्टेंट है इसमें। पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था डॉक्टर ग्रियर्सन ने। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। सिक्सवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजपन काल नाम किसने दिया? बीजपन काल किसने नाम दिया प्रथम कालखंड को? ये भी इंपोर्टेंट है। तो ये बीजपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को मिश्र बंधु ने क्या कहा है? आरंभिक काल किया कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? मतलब आदिकाल कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल कहा है। ठीक, अगला प्रश्न है सातवां, रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधु ने? तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा ए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। आठवां प्रश्न है, किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? तो ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट में किया था हमने। इसका उत्तर हो जाएगा सी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 8 का उत्तर हो जाएगा सी। नौवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल, तो वो सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। और 9 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी या कृष्ण बिहारी? तो कृष्ण बिहारी नहीं है इसमें सम्मिलित। किसमें? मिश्र बंधुओं में। और गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी सम्मिलित हैं। तो 10 का उत्तर हो जाएगा डी। 11वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है राम कुमार वर्मा ने। और 11 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 12वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है गारसा दत्तासी को। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है गारसा दत्तासी को। 12 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 13वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम
से रखा है, वर्णानुक्रम से रखा है। किसने रखा है? तो गारसा द तासी ने भी रखा है। और 13 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है आदिकाल। इसमें 14वां प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मगही, मैथिली, अपभ्रंश या खड़ी बोली? तो जो कीर्तिलता है वो अपभ्रंश भाषा की रचना है और 14 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है। यह विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में से एक है। किसकी है ये कीर्तिलता? विद्यापति की है। विद्यापति की अन्य रचना है पदावली, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा। ठीक, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। 15वां प्रश्न है, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो इसमें जो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध हैं वो हैं सरहपा और 15 का उत्तर हो जाएगा सी। 16वां प्रश्न है, इनमें खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो वो हैं अमीर खुसरो और 16 का उत्तर हो जाएगा ए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को और 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य आदिकाल में चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है। रचनाकार अलग देखते हैं। बीसल देव रासो जो है वो नरपति नालय की है। खुमाण रासो दलपति विजय की है और परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है। 18वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो वो माना है पृथ्वीराज रासो को और 18 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 19वां प्रश्न है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो अवहट्ट में कितने ग्रंथ हैं? 2। 19 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 20वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की और 20 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया था। 21वां प्रश्न है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं? कौन है मैथिली के? तो वो हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं और 21 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 22वां प्रश्न है, रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और 22 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर ए। 23वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई और 23 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 24वां प्रश्न है, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को और 24 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 25वां प्रश्न है, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये है अमीर खुसरो का और 25 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर बी। 26वां प्रश्न है, खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो खुमाण रासो है वो है आपकी दलपति विजय की। किसकी है? दलपति विजय की और 26 का आंसर हो जाएगा सी। सारंगधर किसकी है? हम्मीर रासो की है। नरपति नाला बीसलदेव रासो की है और दलपति विजय खुमाण रासो की है। किसकी है? खुमाण रासो की। 27वां प्रश्न है, जहे मन पवन न संचरई रवि सस नहे पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह है आपकी सरहपा की और 27 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 28वां प्रश्न है, पौम चरऊ किस भाषा की रचना है? कौन सी है? पौम चरऊ तो किस भाषा की रचना है? ये है आपकी अपभ्रंश भाषा की। किसकी है? अपभ्रंश भाषा की। 28 का उत्तर हो जाएगा डी। अब पूछ लिया जाए कि पौम चरऊ अपभ्रंश भाषा की रचना, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं स्वयंभू। कौन है इसके रचयिता? स्वयंभू हैं। 29वां प्रश्न है, इनमें से संदेश रासक की रचयिता कौन है? संदेश रासक किसकी है? तो ये है अब्दुल रहमान की और 29 का आंसर हो जाएगा बी। संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की। 30वां प्रश्न है, देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जम्पऊ अब हट्टा, यह उचित उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये उक्ति है आपकी विद्यापति की और 30 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, विद्यापति किससे संबंधित कवि थे? तो अभी ये प्रश्न पूछा गया था, पूछे जाने की संभावना है। विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा से संबंधित हैं और 31 का आंसर हो जाएगा ए। 31 का आंसर क्या होगा? ए। 32वां प्रश्न है, इनमें से कवियों में राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? कवियों में राजकुमार कौन थे? वो थे अमीर खुसरो और 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32 का आंसर सी। 33वां प्रश्न है, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो पाली भाषा का संबंध आपका बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। 33 का आंसर हो जाएगा सी। पाली भाषा किससे जुड़ी हुई है? बौद्ध साहित्य से।
34वां प्रश्न है भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? भाट भाषा, तो डिंगल को भाट भाषा कहा गया है। 34 का आंसर हो जाएगा ए। 34 का क्या होगा? ए, डिंगल। 35 है इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? आलवार महिला संत, ये आपका जीएस में भी पूछा जा सकता है और हिंदी में भी, तो वो है आंडाल। कौन है? आंडाल। 35 का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। क्या था? अबुल हसन नाम था। और 36 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 37वां प्रश्न है प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हेमचंद को। किसे? हेमचंद को कहा जाता है। और 37 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न कठिन लग रहे हो तो ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में या यूपीएसआई में या फिर यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये कठिन हो या सरल हो आपको ये पढ़ने हैं, कंप्लीट करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, और ये तैयार करने हैं। 38वां प्रश्न है पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। तो पहला चार्ट दिखाया था उसी से प्रश्न है। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किससे जाना जाता है? भक्ति काल से जाना जाता है। 38 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। आदिकाल को क्या कहते हैं? वीरगाथा काल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। और आधुनिक काल को क्या कहते हैं? गद्यकाल। क्या कहते हैं? गद्यकाल। 39 है निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन से थे? तो वो थे आपके सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास सर्वाधिक शिक्षित संत थे। 39 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 40 है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये रैदास की उक्ति है। किनकी है? रैदास की। और 40 का उत्तर हो जाएगा डी। 41 है विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका किसकी है? तो तुलसीदास की है। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की। और 41 का उत्तर हो जाएगा डी। तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं आपकी रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। ठीक। कबीरदास की है साकी सम्मत रमैनी। सूरदास की हैं सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। और रहीम की रचनाओं में आती है रास पंचाध्यायी, बरवे नायिका भेद और मदनाष्टक। ये आपकी रहीम की रचना है। 42 में पूछ रहा है कि कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? तो वो बीजक में है। और 42 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे। कबीरदास की जो रचनाएं हैं साकी सम्मत रमैनी का संकलन किसमें हुआ है? बीजक में हुआ है। ठीक है, बीजक नाम से किया गया। जबकि मृगावती कुतुबन की है, सूरसागर सूरदास की है और पदावली विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की। ये भी इंपॉर्टेंट है, मृगावती भी पूछी गई है कई बार परीक्षाओं में। किनकी है? कुतुबन की है। 43 है बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजन छोड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये उक्त पंक्ति कबीरदास जी की है। और 43 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 44 है बीजक किसकी रचना का संग्रह है? तो साकी सम्मत रमैनी किसकी है? कबीर की। उनका जो संग्रह है वो बीजक में है। और 44 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कबीर की बीजक है वो जो साकी सम्मत रमैनी उसमें है, बीजक में है। जायसी की पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम। ठीक है, पद्मावत अखरावट किसकी है? जायसी की है। सूरदास जी की है सूरसागर सूरसारावली, साहित्य लहरी। और तुलसीदास जी की है रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नहछू, है ना, कवितावली, विनय पत्रिका और पार्वती मंगल। ये सब किसकी है? तुलसीदास की है। 45 है दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास की है। 44 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 46 है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत कवि की है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, तो ये है कबीर जी की। और 46 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। और भी इनकी पंक्तियां हैं कुछ प्रसिद्ध, जैसे बीत गए दिन भजन बिनारे, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे री नलिनी तू कुम्ह लानी। ये भी किसकी हैं? कबीर जी की, कबीरदास जी की ये पंक्तियां हैं। ठीक। 47 है होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी। कौन? होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी। यह उक्ति जो रचनाकार कौन है इसके? तो वो है नानक देव। और 47 का आंसर हो जाएगा सी। 48 है डरडेवानी किसकी रचना है? तो डरडेवानी जो है वो दादू दयाल की रचना है। किसकी? दादू दयाल की। 48 का आंसर हो जाएगा सी। 49 है हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय। हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, ये उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये कबीरदास जी की है। और 49 का आंसर हो जाएगा डी।
50 है, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था श्री गुरु अर्जुन देव ने। और 50 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा 50 का आंसर? ए। अगला प्रश्न है, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास, ज्ञानेश्वर, देवनाम या एकनाथ? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर और 51 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर, धरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक रामदास और एकनाथ। नोट इसमें देखेंगे, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम थे। इस संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? ज्ञानेश्वर और नामदेव थे। 52 है, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? तो वो है सदुक्कड़ी। कौन सी है? सदुक्कड़ी। 52 का आंसर हो जाएगा ए। 53 है, इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर। तो कबीर जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 53 का आंसर हो जाएगा सी। 54 है, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? तो शंकराचार्य माने जाते हैं अद्वैतवाद के। किसके? अद्वैतवाद के। और 54 का आंसर हो जाएगा ए। ये इंपॉर्टेंट है, आपका जीएस में भी पूछा जा सकता है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के कौन है? श्री रामानुजाचार्य। विशिष्ट मतलब कुछ विशिष्ट, तो श्री राम को संबंधित कर लो। विशिष्ट चीज़ किसके पास होगी? श्री राम जी के पास, भगवान है, तो ऐसे याद कर लो इसे। विशिष्ट द्वैतावाद किसका है? श्री रामानुजाचार्य का। द्वैतावाद किसका है? डीएम। डी से द्वैतावाद, एम से माधवाचार्य। डीएम और डीडीएन हो जाएगा इससे। डी से क्या हो जाएगा? द्वैतवाद, और एन से हो जाएगा निम्बकाचार्य, तो डीडीएन हो जाएगा। और शुद्ध द्वैतावाद किसका है? तो वल्लभाचार्य का है। शुद्ध द्वैतावाद एस वी ऐसे याद कर लो। शुद्ध द्वैतावाद किसका है? वल्लभाचार्य का। 55 है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो महाकाव्य है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। 55 का आंसर हो जाएगा सी। 56 है, हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है। हीरा मनसुआ का उल्लेख किस में आता है? तो वो पद्मावत में आता है। ठीक, किस में आता है? पद्मावत में आता है। 56 का आंसर हो जाएगा बी। 57 है, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन, तो चंदायन जो है वो चनैनी पर आधारित है। चनैनी लोक कथा पर आधारित है। 57 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे, चंदायन चनैनी लोक कथा पर आधारित है। इसे लोकरियायन या लोरिकी के नाम से भी जाना जाता है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी है? चंदायन मुल्ला दाऊद की। ये प्रश्न भी पूछा गया है पेपर में। किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना। यह हिंदी भाषा के प्रथम सूफी कवि थे। चंदायन में लोरिक एवं चनैनी मुख्य नायक नायिका हैं। इसमें इन दोनों के प्रेम गाथा का वर्णन है। चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो वो अवधी भाषा का काव्य है। और 58 का आंसर हो जाएगा सी। 59 है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और किस भाषा में है? अवधी भाषा में। किस में है? अवधी भाषा में है ये। व्याख्या देखेंगे, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा और कन्हावत। ठीक है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो इन्होंने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। और जो पद्मावत है वो भी आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। 60 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। चलिए व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी थे। तुलसी के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। दीक्षा गुरु भी कौन थे? नरहरिदास थे। और इनके शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। तुलसी की गुरु परंपरा इस प्रकार है। राघवानंद के गुरु थे रामानंद। राघवानंद के कौन थे? रामानंद। रामानंद के थे अनंतानंद। और उनके थे नरहरिदास। और उनके थे तुलसीदास। ठीक है। तुलसी की 12 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 12 रचनाएं हैं। ठीक, ये उल्टा क्रम बता दिया मैंने, सॉरी। तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। और नरहरिदास के थे अनंतानंद। अनंतानंद के थे रामानंद। और रामानंद के थे राघवानंद। ये गुरु का क्रम है। तुलसीदास जी की कितनी रचना है? 12 रचनाएं प्रामाणिक हैं। प्रामाणिक देखो, प्रामाणिक बर्तनी देख लो, पूछा जाता है। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। ये किनकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। और तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास। 62 है, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? तो प्रथम सूफी कवि थे मुल्ला दाऊद। कौन थे?
मुल्ला दाऊद और इनकी रचना है चंदायन। अगला प्रश्न है 63, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? तो लोर कहा की भाषा है अवधी। कौन सी है? अवधी है। और 63 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब राम भक्ति शाखा से संबंधित प्रश्न होंगे, ये टॉपिक वाइज प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि जयप्रकाश वो जो पुरानी जो रचनाएं पैटर्न में रहती हैं वो रचनाएं नहीं आ रही हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की है ना, तो रामचंद्र शुक्ल जी की, तो वो सब रचनाएं आएंगी धीरे धीरे। 64 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो उन्होंने मानी है 12 और 64 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है। ये भी प्रश्न पूछा गया, केशवदास की है। अखरावट प्रसिद्ध पत्रिका सूफी मलिक मोहम्मद जायसी की है। कौन? अखरावट। और पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी की है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। 66 है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो ये थी दास्य भाव की। और 66 का आंसर हो जाएगा ए। 67 है, निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, कवित्र रत्नाकर, साहित्य लहरी या काशी? तो विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। 67 का आंसर हो जाएगा ए। 68 है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस या जानकी मंगल? तो ये है आपकी रामचरितमानस से। 68 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में सोपानों या कांडों की संख्या कितनी है? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं। 69 का आंसर हो जाएगा ए। इसमें बालकांड है 7 है ना, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अगला प्रश्न है 70, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये उक्ति आपने लिखी देखी होगी कई जगह, लेकिन ये उक्ति के रचनाकार कौन है? तो वो है तुलसीदास। और 70 का आंसर हो जाएगा बी। 71 है, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहे कोटे बैरी सम, जदपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये भी आपकी तुलसीदास जी की है। और 71 का उत्तर हो जाएगा ए। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तुलसीदास जी की रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 72 है, रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? रसिक प्रिया किसकी है? केशव जी की रसिक प्रिया है। 72 का आंसर हो जाएगा सी। व्याख्या देखेंगे, रसिक प्रिया केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: कवि प्रिया, नखशिख, रामचंद्रिका, छंदमाला, रतन बावनी। तो अब तक इनमें जो ये केशवदास, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका पूछी गई हैं, बाकी भी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी में या मागधी में? तो रामचरितमानस की जो रचना है वो है अवधी भाषा में। 73 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 74 है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं, याद रखने हैं आपको। 74 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित प्रश्न। वो थे आपके राम भक्ति शाखा से। और राम के जो प्रिय हैं, तुलसीदास के प्रिय कौन थे? राम थे। और सूरदास जी के प्रिय कौन हैं? कृष्ण जी हैं। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित प्रश्न। 75 है, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो हैं सूरदास। कौन है? सूरदास हैं। और 75 का आंसर हो जाएगा सी। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक सूरदास हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि थे। ये भक्ति काल के सगुण वर्ग के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपको याद रखनी है: सूरसागर, सुरसावली, सुरसारावली, साहित्य लहरी है। अगला प्रश्न है 76, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो वो है मारवाड़ी में। किस में? मारवाड़ी में। 76 का आंसर हो जाएगा डी। 77 है, इनमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप कवि में नावादास की गिनती नहीं होती है, नावादास नहीं है। 77 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, नंददास, सूरदास, कृष्णदास ये सब अष्टछाप कवि में हैं। व्याख्या देखेंगे, नावादास अष्टछाप कवि नहीं है। अष्टछाप के प्रमुख कवि कुम्भन दास हैं। कौन कौन है? कुम्भन दास। अगर टाइम हो तो इन्हें याद भी कर लो: परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सबसे प्रमुख थे। सूरदास की प्रमुख रचना है सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। और नावादास की प्रमुख रचना क्या है? भक्तमाल है। क्या है? भक्तमाल। 78 है, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? गोविंद स्वामी, सूरदास, छीत स्वामी या हरिदास?
तो कौन नहीं है इसमें? गोविंद स्वामी। कौन नहीं है? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी तो हैं, हरिदास नहीं है। कौन नहीं है? हरिदास। गोविंद स्वामी तो देखो ये हैं, गोविंद स्वामी भी हैं, है ना, छीत स्वामी भी हैं, और कौन रह गए? सूरदास जी भी हैं, कृष्णदास भी हैं। तो कौन नहीं है? अष्टचाप में हरिदास नहीं है। अगर टाइम हो तो इन्हें आठों को याद कर लो, इससे क्या है 2-3 प्रश्न मतलब अभी पूछे गए तो हो सकता है आ जाए। ये देखो, कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद दास। 79 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद या वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास जो है वो मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, ये मीराबाई द्वारा रचित हैं। व्याख्या देखेंगे। वैदेही वनवास मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, अपितु ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका नाम क्या है, उपनाम हरिऔध का प्रबंध काव्य है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है वैदेही वनवास। ठीक। और बाकी जो रचना है वो मीराबाई की हैं। राग सोरठा है, टीका है, गीत गोविंद है ना, राग गोविंद। अगला प्रश्न है 80। इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? तो साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली या सुंदर विलास। तो सुंदर विलास है वो सूरदास की नहीं है, बाकी तीनों कृतियाँ सूरदास जी की हैं। अगला प्रश्न है सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर सूरदास जी की रचना है और 3 रचनाएं हैं उनकी, साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली। सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। गुरु तुलसीदास के भी याद रखने हैं आपको और सूरदास के भी। तो सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न 83। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास किसके ग्रंथ के हैं? तो रसमंजरी के लेखक कौन है? नंददास हैं। 83 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नंददास की रचना है रसमंजरी। भूषण की है छत्रसाल दशक। मतीराम की है ललित ललाम। और देव की है भाव विलास। किसकी है? भाव विलास। ये जेल वार्डन में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 84। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? नरोत्तम दास की कौन सी रचना है इसमें से? तो सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास जी की रचना है और 84 का आंसर हो जाएगा ए। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है। रुक्मणी मंगल नंददास की रचना है। और हनुमान टक किसकी है? हृदय राम की रचना है। किसकी है? हृदय राम की। 85 है। इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? दृष्टकूट पद किस में है? तो वो हैं आपके साहित्य लहरी में और 85 का उत्तर हो जाएगा बी। 86 है। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो सूरदास की कृति ब्रज क्षेत्र में भैया हैं, तो ब्रज ही इनकी भाषा होगी। तुलसीदास की अवधि है, इनकी कौन सी है? ब्रज है। 86 का आंसर हो जाएगा सी। 87 है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है 12 और 87 का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। करेक्ट आंसर है बी। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है 89। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी। कौन है? विष्णु स्वामी। और 89 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 90 है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मैंने बताई थी ट्रिक, DDN, डी से द्वैता, डी से द्वैतवाद और एन से हो जाएगा निम्मकाचार्य, DDN। तो निम्मकाचार्य इसका उत्तर हो जाएगा और 90 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। रामानुजाचार्य का मैंने बताया था। विशिष्ट कौन है? श्री राम है। तो विशिष्टा द्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। किसका है? रामानुजाचार्य का। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, GS में भी काम देंगे और हिंदी में भी। द्वैतवाद निम्मकाचार्य का। अद्वैतवाद शंकराचार्य का। द्वैतवाद DM से याद कर लो, द्वैतवाद D से द्वैतवाद और M से माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य का है और विशिष्टा द्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य का है। 91 है। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 91 का आंसर हो जाएगा ए। अब जो प्रश्न देखेंगे हम वो रीतिकाल से संबंधित होंगे और पहला प्रश्न मतलब 92 है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, कौन सी है? वो है रामचंद्र का। कौन सी है? रामचंद्र का है। ठीक है। और किसकी है? ये केशवदास की है। रसिक प्रिया भी केशवदास की है। 92 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 93 है। सतसई के लेखक कौन है? तो सतसई के लेखक हैं बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल हैं। 93 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 94 है। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? रीतकालीन कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, हरिऔध या भूषण। तो वो हैं भूषण जी और 94 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। सतसैया के दौरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ये किसकी उक्ति है? तो ये भी याद रखना है, बिहारी सतसई
रचना है और कौन है, बिहारी लाल हैं। कवि कौन है, बिहारी लाल, और बिहारी सतसई इनकी रचना है। ठीक है, 713 दोहे संकलित हैं। इसके संबंध में एक प्रसिद्ध उक्ति भी है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो ये इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 94 का मैंने उत्तर बता ही दिया था, भूषण है। रीतिकालीन कवि कौन है, भूषण है। अगला प्रश्न है 95, भाव विलास और रस विलास की कृति के लेखक कौन है। भाव विलास और रस विलास किसकी हैं, देव की हैं। और 95 का उत्तर हो जाएगा डी। व्याख्या देखेंगे, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव हैं। कौन है, देव हैं। इन्होंने रीतिकालीन काव्य पद्धति पर ग्रंथ लिखे हैं, लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेमचंद्रिका। किसकी हैं ये, देव की हैं। ठीक, 96 है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई। यह पंक्ति किसकी है, तो यही बिहारी जी की पंक्ति है। और 96 का उत्तर हो जाएगा डी। 97 है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। केशव ने, बिहारी ने, देव ने या भूषण ने। तो बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। किसने, बिहारी जी ने। तो 97 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। बिहारी की कविता का मुख्य विषय क्या रहता है, श्रृंगार रहता है। क्या रहता है, श्रृंगार। 98 है, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो ये प्रसिद्ध उक्ति है रसलीन की। किनकी, रसलीन की। और 98 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। 99 है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो तुलसीकृत जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा है ब्रज। किसकी है, ब्रज भाषा की है विनय पत्रिका। ठीक, अब ये मत सोचना कि तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है तो अवधी में ही इन्होंने रचना की, नहीं। तो इसीलिए अवधी फर्स्ट विकल्प पे अवधी दिया हुआ है, तो कन्फ्यूज करने के लिए। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो कैसी है, ब्रज भाषा है। ठीक, तो 99 का आंसर हो जाएगा डी। और 100वां प्रश्न है, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो वो है केशवदास। कौन है, केशवदास हैं। ठीक, और 100 का उत्तर हो जाएगा सी। ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। टोटल रचनाओं से अब तक 300 प्रश्न पूछे गए। कितने, 300। तो हम 3 क्लास लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2 और पार्ट 3। 3 वीडियो में हम ये रचनाएं कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, जो चीज़ें आपको याद ना हो उन्हें लिख लो, रिवीजन करो और उन्हें याद करो और अच्छे से पेपर में करके आओ। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।